नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मिक्स जीके की श्रृंखला में हमारा ये अगला सफर कक्षा 6 से 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से मिक्स वीडियो बनाए जा रहे हैं जो आपको हर एग्जाम में कामयाब करेंगे। तो चलिए, इसी में पहला प्रश्न है, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? देखिए, पहला आंसर है धार्मिक कर, दूसरा सिंचाई कर, तीसरा निःशुल्क श्रम को और चौथा भू राजस्व को। देखिए, मौर्य काल के अंदर विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे। इनमें भाग, सीता, पर्णे, बलि, हिरण्य, सेतुबंध, विष्टि, इस प्रकार के कर थे। तो विष्टि भी एक प्रकार का कर था जो धार्मिक कर न होकर, सिंचाई कर न होकर, भू राजस्व कर न होकर एक बेगार थी। ठीक है, इस प्रकार निःशुल्क श्रम को या बेगार को विष्टि कहा गया है। यानी कुछ लोग ऐसे थे जो पैसा नहीं चुका पाते थे, तो उन लोगों को राज्य के लिए महीने में एक दिन बेगार के रूप में या निःशुल्क श्रम करनी पड़ती थी। इसी को विष्टि कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? अशोक, दशरथ, कुणाल, पुष्यमित्र, शुंग। तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग है वो ब्राह्मणवादी थे और धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि उनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव और कनिष्क। तो देखिए, जहाँ तक पतंजलि की बात है वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि शुंग वंश है वो ब्राह्मणवादी वंश था और पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे उनका जो पुरोहित था वो पतंजलि था। तो इस प्रकार पुष्यमित्र का समकालीन बैठ गया कौन? पतंजलि। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, शुंग वंश की स्थापना की जहां तक बात आती है तो वो व्यक्ति है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना लगभग 185 ईसा पूर्व हुई थी और 75 ईसा पूर्व तक ये वंश चलता रहा। अर्थात 185 ईसा पूर्व से इसकी बात करें तो लगभग 75 ईसा पूर्व तक ये वंश चला था। मौर्य वंश के शासक थे बृहद्रथ, उनका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण करने के लिए मौर्य शासक बृहद्रथ को बुलाया और सेना के निरीक्षण करते समय ही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और इस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का अंत हुआ और शासक बना पुष्यमित्र शुंग। हालांकि उसने कभी अपने नाम के साथ शासक या महाराज शब्द नहीं लगाए, वो हमेशा अपने आप को सेनापति के रूप में ही दर्शाता रहा। लेकिन ये तय था कि उसके इस कृत्य में, यानी राजा को मारने वाले कृत्य में, एक मौन सहमति बाकी लोगों की थी, क्योंकि एक सेना के निरीक्षण करते समय एक शासक को मार देना सेनापति के द्वारा और सेना का कुछ भी न करना, यही बात दर्शाता है कि ये एक मौन स्वीकृति थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, किस राजवंश के समय प्राप्त होता है? देखिए, भूमि दान की जहां तक बात है तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा है वो कहते हैं सातवाहनों ने प्रारंभ की थी। और ये भी विशेष बात है कि सातवाहनों ने जो दान दिया था, भूमि दान दिया था, वो अधिकतर भूमि दान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। और इस भूमि दान की प्रथा ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सामंतवाद को जन्म दिया था, क्योंकि ये प्रथा आगे चल पड़ी थी। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में प्रशासनिक अधिकारियों को भी वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दान में दी जाने लगी थी। इस प्रकार ये भूमि दान है वो किसने प्रारंभ किया? सातवाहनों ने प्रारंभ किया, जो आगे तक चलता रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? शुंग वंश,
सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। तो जहाँ तक शीशे के सिक्कों की बात है तो वो काम करने वाले हैं सातवाहन। देखो सातवाहनों ने क्या किया, जिस प्रकार कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे तो उसकी तरीके से सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए। ठीक है, क्योंकि जहां सातवाहनों ने शीशे के सिक्कों का अधिकांश प्रयोग किया है, तो अधिकांश शीशे के सिक्के किसने जारी किए हैं? सातवाहनों ने। और सोने का उन्होंने प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया है। ठीक है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? देखिए जहां तक सोने के सिक्कों की बात आती है तो भारत के अंदर इंडो ग्रीक शासक हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? सोने के सिक्के चलाए थे। देखिए इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासक मेनांडर द्वारा चलाए गए थे और इन सिक्कों पर पहली बार लेख भी अंकित किए गए थे। इंडो ग्रीक शासकों से पहले भारतीय सिक्कों पर राजा का नाम और तिथि उत्कीर्ण नहीं की जाती थी। इंडो ग्रीक शासक अगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर तो वासुदेव तथा बलराम की आकृतियां भी बनी हुई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये शासक है गोंदोफर्नीज। देखो थोड़ा सा ध्यान रखें कि भारत में मौर्यों की सत्ता समाप्त करके शुंग वंश की सत्ता शुरू हुई थी जो लगभग 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चली थी। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक लगभग कर्ण वंश ने सत्ता प्राप्त कर रखी थी और बाद में कहीं नाम आता है तो वो आता है सातवाहन शासकों का। ठीक है, और सातवाहनों के इसी अंतराल में हम देखें तो इंडो ग्रीक शासकों का भी नाम आता है और आता है पार्थियन या पल्लव का। ठीक है, तो पल्लव वंश है उसके शासक थे गोंदोफर्नीज। उसके समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था और पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है वो गोंदोफर्नीज ही था जिसने लगभग 20 से 41 ईस्वी तक राज किया था। इसका समय लगभग माना गया है। ठीक है, और गोंदोफर्नीज की राजधानी तक्षशिला बताई गई है। अगला देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जहां तक गुप्त वंश के संस्थापक की बात आती है वो व्यक्ति है श्रीगुप्त। ठीक है, देखिए श्रीगुप्त है वो गुप्त वंश का आदि पुरुष माना गया है और इसमें भी बात ध्यान रखने योग्य है कि श्रीगुप्त है उसने केवल महाराज शब्द की उपाधि ही धारण की थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो वो व्यक्ति है चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया और इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और 319 ईस्वी में लगभग एक नया संवत गुप्त संवत चलाया और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और चंद्रगुप्त प्रथम का समय लगभग 320 से 335 ईस्वी के आसपास माना गया है। अगला हमारा प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में देखिए अपने वो कथन सत्य पूछे गए। मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, और दूसरा अपने को दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तीसरा दिया गया है भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था और चौथा अपने को दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सभी सही हैं। इस प्रकार आज का अपना ये लेसन समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ आगे से आगे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।